बृहस्पति जब इस ग्रह दशा में आता है, स्वामी होता है, 12 साल की साइकिल है। जब पृथ्वी के पास होता है तो हम महाकुंभ का आयोजन करते हैं। बृहस्पति हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये माना जाता है, ज्योतिष शास्त्र में गुरु के पद पर है। और गुरु अपने शिष्य को आपदा से बचाता है। यह हर 12 साल में होता है। देखिए, सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है एक्सप्रेसवेज में, रेलवेज को इम्प्रूव करके वहां पे सिटी का ब्यूटिफिकेशन किया है। एक तरह से इन्वेस्टमेंट है जो महाकुंभ के होने के बावजूद उसके बाद भी यूज होगा। महाकुंभ के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम 25,000 करोड़ का रेवेन्यू होने वाला है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और आज बात करेंगे महाकुंभ 2025 पर, और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। दो अग्रवाल एक साथ, एक मंजरी अग्रवाल जी और एक उमेश अग्रवाल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। थैंक यू। जय सिया राम। मंजरी जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी कि महाकुंभ 2025 के सबसे पहले कि महाकुंभ कुंभ अलग अलग होते हैं, महाकुंभ का क्या महत्व है, ये कितने वर्षों में होता है, क्या रिलीजियस, अगर हम इसकी सैंक्टिटी की बात करें या महत्व है उसकी बात की जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि 45 करोड़ लोग आने वाले हैं। किस तरह से संभव हो पाएगा, क्या कुछ है, आप इस पर थोड़ा सबसे पहले बताएं, फिर हम आगे उमेश जी के साथ पढ़ेंगे। आप बृहस्पति जब इस ग्रह दशा में आता है, स्वामी होता है, 12 साल की साइकिल है। जब पृथ्वी के पास होता है तो हम महाकुंभ का आयोजन करते हैं। बृहस्पति हमारे एस्ट्रोलॉजी में ये माना जाता है, ज्योतिष शास्त्र में गुरु के पद पर है। और गुरु अपने शिष्य को आपदा से बचाता है। तो हम कई बार देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बृहस्पति का, जुपिटर प्लैनेट का, वो बहुत सारे एस्ट्रॉयड एक्सेट्रा से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो इसके कारण, ये बृहस्पति की इस राशि में आने के कारण, पृथ्वी के पास आने के कारण, हम महाकुंभ का और अर्धकुंभ, जब थोड़ा कम पास आता है तो अर्धकुंभ, ज्यादा पास आता है तो महाकुंभ का आयोजन करते हैं। ये हर 12 साल में होता है। और ये पंचांग से पता लग जाता तो ये ऑटो एडवर्टाइज्ड है। तो जैसे कह रहे हैं कि 45 करोड़, हाँ, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये क्राउड फ्लोटिंग होती है, आती जाती है, या आसपास के शहरों से, आसपास के देशों से। लेकिन इसके लिए पूरा एक तरह से कहिए कि योगी जी ने एक नगर बसा दिया। उस नगर में आपकी 110 लग्जरी कॉटेजेस हैं, 2200 नॉर्मल कॉटेजेस हैं, 250 टेंट्स हैं, उसके बाद 314 वीआईपी रूम्स हैं जो डिफरेंट गेस्ट हाउसेस में हैं। तो इस तरीके से बनाते जा रहे हैं। और सब जैसे वो महामंडलेश्वर हैं, उनका अपना एक सिटी होगी। तो इस तरह से जमीनें लोगों ने ले रखी हैं। जो शंकराचार्य लोगों ने, उनके अपने टेंट्स होते हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद है, उसका अपना एक टेंट स्पेस है, उसमें उनके अपने रूम्स और अपना सारी व्यवस्था है। तो ये जो छोटा सा था, वो जो योगी गवर्नमेंट ने किया है। तो अब उन्होंने जैसे लाने ले जाने के लिए 5,000 बसेस का इंतजाम कर दिया है। तो लोग आएंगे, स्नान करेंगे, अपना जो दान दक्षिणा करना है, उसके बाद वो चले जाएंगे। तो रुकने का, बहुत सारे लोग रुकते नहीं है, सुबह आके शाम को निकल गए, दोपहर आके शाम को निकल गए। इसके अलावा जो वहां पे मैनेजमेंट होता है वो नाव से होता है। बहुत सारी नावें भी आती रहती हैं। और इधर जो है, जैसे आप ये कह लीजिए, काशी से आने वाला व्यक्ति नाव से आना पसंद करेगा। रोड से उसको लंबा भी पड़ेगा, समय भी लगेगा। और नाव जल्दी से आ जाएगी। आप आइए उस स्थान पे जो संगम का स्थल है, वहां पे स्नान कीजिए और उसी से वापस चले जाइए। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है जिसमें लैंड और वाटर दोनों को अकोमोडेट करके किया है। अभी वहां पे हाउस बोट्स की भी तैयारी चल रही है कि कुछ लोग अगर पानी पे रहना चाहें तो वो वैसे रह ले। तो इस तरीके से करके इन्होंने फ्लोटिंग का क्राउड को मैनेज करने के लिए पूरा अपना एक सिटी बना ली है। मतलब इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है। जितनी उत्तर प्रदेश की पूरी आबादी है, इन 45 दिनों में वो उससे दुगने लोग आएंगे उत्तर प्रदेश में और चले जाएंगे। तो नेचुरली कुछ लोगों के हिसाब से पैसे बर्बाद हुए हैं, और बाकियों के हिसाब से रोजगार आने वाला है। जी बिल्कुल, आपने पैसों की बात की तो ये भी बड़ी चर्चा हो रही है। उमेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार ने कई हजार करोड़ रुपए, यानी कि 6,000 करोड़ रुपए खर्च करके, मतलब खर्च नहीं, मतलब पैसा बर्बाद करी है। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों के पास खाने को नहीं है,
सुरक्षा नहीं है, क्या-क्या नहीं है, लेकिन 6,000 करोड़ वेस्ट कर दिए सरकार ने। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? कितने पैसे बर्बाद क्यों कर रहा है सरकार? देखिए, सरकार ने इन्वेस्टमेंट किया है एक्सप्रेसवेज़ में, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है रेलवेज़ को इम्प्रूव करके, वहाँ पे सिटी का ब्यूटिफिकेशन किया है। एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, जो महाकुंभ के होने के बावजूद उसके बाद भी यूज़ होगा। और जैसे आपको जान के आश्चर्य होगा कि महाकुंभ के कारण ब उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम 25,000 करोड़ का रेवेन्यू होने वाला है, ठीक है? और जैसे जैसे मंजरी जी ने बताया था कि 40 से 45 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो एक समझ के चलिए अगर एक आदमी 5,000 रुपए भी अगर खर्चा कर रहा है, तो यूपी के अंदर 2 लाख करोड़ का इंक्रीमेंटल जीडीपी ग्रोथ होने वाला है, ठीक है? और आप सोचिए कितने लोगों को कितना रोज़गार मिल रहा है, कितना बिज़नेस बढ़ रहा है। ये मेरा मानना है कि जो ये त्रिवेणी संगम पे जो लोग इकट्ठा होंगे, उसके कारण जो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इट विल बी एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है? जिसमें वहाँ पे जो नाव वाले हैं, जो वहाँ पे फूल बेचने वाले हैं, जो वहाँ पे टांगे वाले हैं, होटल्स हैं, गाइड्स हैं, सब लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसके कारण एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ रहा है। इसमें जो डिवोटीज़, जो श्रद्धालु आके जो खर्चा होगा, इसका अर्थव्यवस्था पे बहुत अच्छा बेनिफिट आने वाला है, सबके ऊपर आने वाला है। तो मेरा ये मानना है इट इज़ एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जिसके कारण समाज के हर वर्ग को फ़ायदा पहुँचने वाला है। और अंबर जी इसमें क्या होता है इकोलॉजिकल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सेकंड एक चीज़ होता है कि आप सोच लीजिए 40 से 45 करोड़ लोग हैं। यूपी की पॉपुलेशन है 24 करोड़। अमेरिका की पॉपुलेशन है 33 टू 35 करोड़। तो 45 करोड़ लोग इधर आने वाले हैं। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा एक सैलाब उमड़ेगा लोगों का। तो सर और जैसा आपने मंजरी जी ने बताया है कि 12 साल में एक बार ये होता है। जो बहुत बड़ा कुंभ है ये और ये 2025 का साल है और बहुत मायने में लोग बताते हैं कि ये एक सदी में एक ही बार आता है कि जिसकी गणना अगर आप देखें तो 45 स्क्वायर होता है 2025। तो बहुत लोगों को जिनको ज्योतिष शास्त्र का मालूम होगा वो इसका सिग्निफिकेंस जानते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत लोग आने वाले हैं और एक और एक चीज़ें आप नोट करिए कि इसके कारण यूपी के अंदर जो बाकी जो तीर्थ स्थान है, जैसे वृंदावन है, काशी है, अयोध्या है, वृंदावन है, इन लोगों को भी बेनिफिट होने वाला है। रोज़गार के अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ेंगे हर जगह। लोग बता रहे हैं कि जो बिज़नेस वो ये 45 दिन में करने वाले हैं, वो एटलीस्ट उनकी कमाई 6 महीने की कमाई इस 45 दिन में हो जाएगी। तो एक तरह से बोल सकते हैं ये एक भारत का कल्चरल शो ऑफ डिस्प्ले है। इसके अंदर आपको आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, सोशल आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जी, बिल्कुल और मैं पिछले साल अयोध्या गई थी जब प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर वहाँ पे अयोध्या जिस तरह से सजाई हुई थी, फूलों की महक हर तरफ थी, बहुत खूबसूरत नज़ारा था। हर तरफ जगह-जगह के लोग नज़र आ रहे थे वहाँ पे जहाँ पे भी निकलिए, दुनिया से, देश के हर कोने से, हर तरह के लोग थे, तो अपने आप में एक बहुत भव्य नज़ारा होता है। साथ ही साथ मैं मंजरी जी आप से ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि हम जब वहाँ पर थे तो हम अलग-अलग जगहों पे घूम रहे थे। सुरक्षा को लेकर बड़े चैलेंजिंग स्थिति हो जाती है ऐसे में जब बहुत सारे लोग आते हैं। हालाँकि बहुत चाक-चौबंदी थी और किस तरह से अलग-अलग ज़ोन्स में डिवाइड किया हुआ था। बावजूद उसके भी काफ़ी सारे चैलेंजेज़ सामने आ जाते हैं। 45 करोड़ लोग पहुँचेंगे इलाहाबाद कहें या फिर हम संगम की बात करें वहाँ पर। तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर कितना चैलेंजिंग रहने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए या पुलिस के लिए? क्या कुछ किस तरह के इंतज़ाम रहेंगे ख़ास तौर से महिलाओं के लिए? और चोरी बहुत होती है ऐसे में क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, ऐसे में मौके का फ़ायदा उठाकर जो जेब कतरे होते हैं, वो फ़ोन और पर्स इस तरह की चीज़ें मारने की बड़ी कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले साल जब हम लोग अयोध्या गए थे, तो वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था। जी। इसलिए बाहर टेक्नोलॉजिकली फायर रोबोट्स का डिप्लॉय किया जाएगा। ये फर्स्ट टाइम यूपी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से डिप्लॉय है और इसके साथ साथ अंडर वाटर ड्रोन्स भी हैं।
तो इस तरीके से आप ये देखिए, ओवर द एयर फायर ड्रोन और तरह तरह के ड्रोन टेक्नोलॉजी का, सर्विलांस सिस्टम का, सीसीटीवी नेटवर्क का पूरा वो जाल बिछा हुआ है। वाटर पुलिस अलग से है, लैंड पुलिस अलग से है। तो इसके कारण जो है स्लीपिंग पॉट्स तक बनाए हैं उन्होंने, कि मतलब जिसको रेस्ट करना है वो अपना छोटा मोटा सामान रख करके अपने पॉट को लॉक करके उसमें सो सके। ऐसा नहीं जैसे वेटिंग रूम में हम लोगों को बैठना होता था, वो चीजें नहीं की हैं। तो लोगों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए काफी इंतजाम है। 3 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, आप समझ सकती हैं। उनके 3 सब डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम्स भी हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, टूरिस्ट गाइड्स हैं, जगह जगह पर कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं, पुलिस की पूरी छावनी वहां पर रहेगी, और सीआईएसएफ और ये सारी इंस्टीट्यूट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक इंटेलिजेंस दोनों को मिला करके सर्विलांस दिया जाएगा, कवर दिया जाएगा। और रही देखिए, सतर्क हम लोग थोड़ा सा रहें, और जिन लोगों की पॉकेटमारी से ज्यादा खतरा होता है उनका प्रवेश निषेध है। और हमारे यहाँ धर्म के हिसाब से माना जाता है कि ऐसे में जो चोरी करता है उसको नर्क वर्क मिलता है, लोग मानते हैं। तो घटनाएं थोड़ी कम होती हैं। और बाकी फिर एक्सपीरियंस का की बात है। लेकिन देखिए, अब जो लोग इस तरह के होते हैं जिनको चोरी करने हैं, वो फिर वो कहाँ धर्म की बात मानते हैं। अगर इतनी धर्म की बात मानते तो वो इस तरह की चोरी चकारी वाली हरकतें करते नहीं। तो वो लोग तो बिल्कुल अलग ही कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन वो होता है कि ऐसे लोग ऐसे मौकों का फायदा उठाते हैं, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में आए हुए होते हैं और थोड़ा सा भीड़ ज्यादा होती है, लोग ज्यादा होते हैं, तो हो जाता है। लेकिन अब ये है कि पुलिस भी हर एक इंसान के साथ जाकर चप्पे चप्पे पर नहीं लग सकती है। और जो बड़े सुरक्षा के वो होते हैं, इंतज़ामात होते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। लेकिन चोरी ख़ैर लेकिन आपने बताया कि सुरक्षा की काफ़ी चाक-चौबंदी है। हम बात करते हैं संगम की। संगम पे कुंभ, महाकुंभ और इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। उमेश जी, आपका कभी जाना हुआ है? कुंभ गए हैं? मैं सोच रही हूँ इस बार मैं जाऊँ। आप नहीं, जाएँगे? नहीं, अभी इस बार तो मुश्किल लग रहा है, पर ट्राई करूंगा जाने की। बट अभी तक तो कुछ मैंने अभी तक प्रोग्राम नहीं बनाया। बट मैं एक और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यूपी गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वहाँ पे जो ड्राइवर्स हैं, और वहाँ पे जो टूरिस्ट गाइड्स हैं, उनको स्किलिंग प्रोग्राम भी करवाया है। जो ये स्किल प्रोग्राम रहेगा, इसके कारण एक ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल डेवलपमेंट भी होने वाला है। और इसका बेनिफिट आगे भी चलता रहेगा। हुँ। और अमर जी, एक और एक चीज देखिए कि इट दिस कैन बिकम जो स्पिरिचुअल कैपिटल, उत्तर प्रदेश इज लाइकली टू बिकम अ स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आप ये देखिए, जो सनातन का जो इकोसिस्टम है, स्पिरिचुअल इकोसिस्टम, इसको इसको आप देखिए, ये बनता जाएगा। अयोध्या है, फिर वाराणसी है, फिर आगे जाके मथुरा है, वृंदावन है। ये सब अगर जिस हिसाब से अगर इधर लोगों का वजूद उमड़ेगा, तो आप देखेंगे कि भारत जो बोलते हैं विश्व गुरु बनने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आप अपनी धरोहर को दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत करते हो, और इसी के कारण जिसके कारण जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा, यही हमारा मतलब होता है कि वैदिक अर्थशास्त्र का, जिसमें हम बोलते हैं कि सबके पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। आज जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है, वहाँ पे वेल्थ अप्रोप्रिएशन की बात होती है। और हमारे यहाँ जो होता है कस्टम्स और रिचुअल्स, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें अगर जिस हिसाब से अगर आप खर्चा कर रहे हो, तो सब लोगों को बेनिफिट आएगा। मतलब समाज के अंदर जो अर्थ है, वो सबके समांतर रूप से सबके हाथ में आने से सब लोगों का ग्रोथ होता है। तो इसके हिसाब से मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, और योगी जी ने एक तरह से इसमें जो इसमें बंदोबस्त किए हैं, वो एक तरह से रिमार्केबल है। मेरा मेरा मानना है। जी, बिल्कुल। मंजीर जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जब अयोध्या में हम बात कर रहे हैं, अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वहाँ पे ज़ोन्स में कैटेगराइज़ किया गया था, येलो ज़ोन, रेड ज़ोन, व्हाइट ज़ोन, ये सारा। तो वहाँ पे फिर कम्यूटमेंट की बड़ी दिक्कत हुई थी कि अगर आप इस ज़ोन में हैं, तो गाड़ी यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती। फिर आपको रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट था नहीं। तो ऐसे में आई एम श्योर कि जो संगम पे भी जब ये कुंभ हो रहा है, वहाँ पे भी इस तरह की चीजें जरूर होंगी, उसको भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जोन्स में डिवाइड किया जा रहा होगा।
तो फिर जो वहाँ के लोग होते हैं, जो उस एरिया में होते हैं, उनके लिए कमिटमेंट का बड़ा इश्यू हो जाता है। तो किस तरह की और कैसे-कैसे इंतज़ाम रहने वाले हैं? क्या कुछ होने वाला है कमिटमेंट के लिए लोकल जो है और जो लोग वहाँ पर जाएँगे वो भी? क्योंकि सिक्योरिटी दोनों की ही होगी, फिर उनको ज़ोन में डिवाइड किया जाएगा, पुलिस जो होती है जाने-आने नहीं देती, बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या कुछ कैसे-कैसे है आपसे जानना चाहूँगी मैं? थोड़ी दिक्कत तो होगी वीआईपी मूवमेंट के कारण, पर हुँ। इन्होंने 5,000 बसेस का इंतज़ाम किया है, कोऑर्डिनेशन का इंतज़ाम किया है। सॉरी, वॉकिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम हैं। ये पूरा एक शहर बसा है और टेम्पल टाउन इकोनॉमी के बेसिस पे बसा है। तो इसमें इंटरनल कोऑपरेशन, जैसे पिछली बार जब हम लोग गए थे कुंभ में, और उसमें जो है अपनी गाड़ी लेके जाना बहुत सुविधाजनक था, पार्किंग वगैरह की व्यवस्था काफी अच्छी थी, और इस तरह से थी कि पार्किंग के पास ही स्नान घाट है, आप जाइए और अपनी कार उठाइए, उसके बाद आप वापस आ सकते हैं। ये सारी सहूलियतें वहां पर अच्छी थी। सेकेंडली, इस बार जो है कोऑर्डिनेशन डिफरेंट सिटीज का नाव से भी किया गया है। जैसे वाराणसी है, बोट लेके आप आराम से आ सकते हैं, और उसके बाद जो बोट्स हैं उन्हीं से वापस जा सकते हैं। तो इसके जो लैंड की डिपेंडेंसी होती है, जो अभी तक था कि नाव की नहीं थी, तो खाली डिपेंडेंसी लैंड की थी, वो कम कर दी गई है। फिर पहले सरकारी बसें जो चलती थी वो इतनी कोऑर्डिनेटेड नहीं होती थी, वो सारी चीजें कर दी गई हैं। फिर जहाँ जाना होगा थोड़ी वॉकिंग करनी पड़ती है, बट वहां पे रिक्शा वगैरह अवेलेबल है। अब ये बात अलग है, चार्जेस हो सकता है हैवी हो, बट अवेलेबिलिटी है सारे ट्रांसपोर्ट की, इंटरकनेक्शन की। मैप्स भी जगह जगह लगे होते हैं, और उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन देने वाले गाइड्स वगैरह सारी चीजें होती हैं। गाइड्स के अपने बूथ्स होते हैं, जिससे फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक और सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड अरेंज रहे। इस पे ज्यादा भीड़ आने की केस में क्राउड को कैसे मैनेज करना है, ये सारे इंतजाम और उनकी ड्रिल्स तक हो चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है। और योगी गवर्नमेंट अर्धकुंभ पहले ऑर्गेनाइज कर चुका है, तो एक्सपेक्टेड लाइन पे लोगों को भी मालूम है उनको क्या मिलने वाला है, और योगी गवर्नमेंट को भी मालूम है उनको मैनेज कैसे करना है। जी। जी, बिल्कुल क्योंकि आपने बताया अर्धकुंभ की बात हो या अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पे जो प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रहा, वो भी एक बड़े स्तर पर रहा, बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे। तो कई सारे ऐसे इवेंट्स या प्रोग्राम्स रह चुके हैं जो योगी सरकार जिनको सँभाल चुकी है। उमेश जी इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारी संख्या में लोग आते हैं। साथ-साथ ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो होता ही है, लेकिन जो हमारा कल्चरल या फिर हम रिलीजियस एस्पेक्ट होता है, वो प्रमोट करने के लिए एक बड़ा मौका होता है। यहाँ पर सिर्फ़ भारतीय ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने से लोग आने वाले हैं, तो कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है ऐसे में जबकि हमने देखा है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी कुवैत गए थे और उनको वहाँ के जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उससे नवाज़ा गया और 20वां कंट्री रहा कतर। और जहाँ पे हमने देखा कि रामायण, गीता और इन सबको अरेबिक में भी ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। तो जैसे महाकुंभ की हम बात करें, ऐसे में फॉरेन डेलीगेट्स की बात करें या दूसरे धर्म या दूसरे कंट्रीज़ से जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ है उनको ताकि हम अपना कल्चर और जो रिलीजियस हमारी चीज़ें हैं उसको उसको हम पहुँचा पा रहे हैं या उनको समझाने के लिए या उनको दिखाने के लिए किस तरह के इंतज़ाम हो सकते हैं या हैं? देखिए, कौतूहल का जैसा एक एनवायरनमेंट तो बन चुका है। लोगों के अंदर एक तरह से विचार-विमर्श चल रहा है कि इतने लोग आएँगे कैसे? जैसे लोग सोच रहे हैं कि 45 करोड़ लोगों कैसे आ सकते हैं? तो एक तरह से इंटरेस्ट आ चुका है। और मोदी जी जब गए थे, आपने देखा कि कुवैत के समेत कम से कम 8 अरब कंट्रीज़ ने उनको हाईएस्ट ऑनर अवार्ड दिया है। यूएई ने तो वहाँ पे अभी मंदिर भी खोल दिया था, ठीक है? आपने वो भी देखा था। और आपको ये भी आप इसका मतलब ये है द राइज़ ऑफ इंडियंस कल्चरल सॉफ्ट पावर अक्रॉस द वर्ल्ड। आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा कि मटेरियलिस्टिक लिविंग से ज़्यादा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक शैली से अपना जीवन व्यापन करने में कितना सुकून मिलता है, वो लोगों को समझ में आएगा। देखिए अंबर जी, लोग आजकल थक चुके हैं। वो इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन लेके जो वो तरह से कम्फर्ट लेके
व्हेन दे कम टू दिस लैंड, व्हेन दे कम देयर, तो आप उनको खुद ही एक अलग से उनको एक फीलिंग आ जाती है। आपने बाबा नीम करोली बाबा का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है? मार्क जुकरबर्ग है, वो उधर जाके विजिट करके आए हुए हैं। मेरे ख्याल से एप्पल के फाउंडर भी उधर विजिट करके आए हैं। तो एक तरह से लोगों को लग रहा है कि स्पिरिचुअल पावर, अगर आपको अपने आप को रिचार्ज करना है, अपने आप को रिजुवेनेट करना है, तो आपको भारत आना पड़ेगा। और एक तरह से मैंने ये भी बोला कि आप विश्व गुरु तभी बन सकते हो जब तक आप अपनी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक धरोहर को विश्व में प्रचार नहीं करोगे, तब तक नहीं होगा। और मोदी जी ने वही काम किया है। ये पूरे जो उत्तर प्रदेश को यही उनको स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना रहे हैं। और मेरे हिसाब से एक और एक चीज कर सकते हैं, ये जो हमारा जो ये जो सिस्टम है, इसको हम स्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हैं। आप चाहिए तो एक स्पिरिचुअल एक्सचेंज खोलिए, ठीक है? जिसके अंदर मेरे हिसाब से आप लोगों को इंसेंटिवाइज करिए कि वो एक अच्छे काम करें। जैसे उसके अंदर आप उनको कार्मिक क्रेडिट दीजिए। अगर कोई बोलता है कि मुझे 1 मिलियन ट्रीज करना है, तो उसको ग्रीन क्रेडिट दीजिए। कोई बोलता है अगर मैं उस वाटर को ओशन वाटर को साफ करना है, तो ओशन क्रेडिट दीजिए। जो अपने पंच धातु के अंदर जो है, उस नाम से क्रेडिट लेके उसको इंसेंटिवाइज करिए। एक दौड़ लगाइए लोगों के बीच में कि लोग कौन अच्छा काम कर सकता है, उसको अकाउंट कैसे किया जाएगा, उसको वैलिडेट कैसे किया जाएगा, उसको एक तरह से हम एक एक्सचेंज भी बना सकते हैं इसमें, जिसके कारण लोगों के अंदर एक भावना रहेगी कि वो अपना कार्मिक अकाउंट बढ़ाएं। सब लोग कार सिविल क्रेडिट बात करते हैं, मैं तो बोलता हूँ आप कार्मिक क्रेडिट भी बना के एक स्पिरिचुअल एक्सचेंज भी बनाइए और क्राउड फंडिंग ऑफ फंड्स करिए। और इसमें एक और एक चीज कर सकते हैं कि हमारे जो टेम्पल्स है, जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल्स में है, उसको फ्री करिए। वहां पे हमें अब उनको आप बोलिए शिक्षा और चिकित्सा पे ध्यान दीजिए, जिससे कारण समाज का उत्थान भी हो सकता है। तो ये एक तरह से मेरा एक मॉडल है जिसमें मैंने सोचा है कि इक्विटेबल जो ग्रोथ होना है मॉडल, ये सस्टेनेबल भी है, स्ट्रक्चर्ड भी है। और जैसे आपने सुना होगा, वर्ल्ड में ईएसजी का नाम लिया जा रहा है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। इससे ये मॉडल मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, जिसमें कोई एजेंडा ड्रिवन नहीं है। बाकी उस मॉडल में तो बहुत बड़ा एजेंडा है। तो हमें इसको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, ये मुझे लग रहा है। वेरी दिस इज अ वेरी, क्या बोलते हैं, आइडिएशन स्टेज में है। अब इसको कैसे इसको लोगों के सामने समझाया जाए, लोगों को बताया जाए कि आप करिए, आप आप लोगों की भलाई करिए और उसको अकाउंट करिए। देखिए हमारे अंदर बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल, बट अब क्या है, वो जमाना नहीं रहा है। अब आपको इसको लोगों के बीच में कंपटीशन बनाना पड़ेगा कि कौन कितना ज्यादा कर सकता है। तो जैसे लोग शादियों में दिखावा करते हैं कि आपने किस किस को बुलाया है, जितने करोड़ों रुपए खर्चा किया है, तो उस हिसाब से आप कंपटीशन करवाइए कि कौन कितने करोड़ खर्चा कर रहा है लोगों की भलाई करने के लिए। क्यों नहीं कर सकते? मेरा मानना ये है। बिल्कुल, बिल्कुल और अच्छा आपने सोचा है और अच्छा मानना है आपका। मंजरी जी, जो सवाल मैंने उमेश जी से किया था विदेशियों को लेकर क्योंकि 45 करोड़ लोग हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अलग-अलग देशों से भी लोग आने वाले हैं, अलग भाषा और शैली से। तो जो लोग अलग-अलग जगहों से आने वाले हैं, उनके लिए किस तरह के इंतज़ाम हैं, अपनी जो हमारी संस्कृति है या धर्म है, उसको उन तक पहुँचाने के लिए किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों किए हैं। लॉन्ग टर्म इंतजामों में वेबसाइट्स बनाई गई हैं जिसमें हमारे वेद पुराण सारे अपलोड किए गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं अच्छे इंस्टीट्यूट के वो। और फिर वहां पर धर्म गुरु आएंगे वो लोग भी अपने उनके भी शिष्यों की एक भीड़ होती है जो आती है, वो उनसे शिक्षा भी प्राप्त करती है, कुंभ स्नान भी प्राप्त होता है उनको। और वो आगे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जाते हैं। तो धीरे धीरे देखिए एक चीज लोग कह रहे हैं और ये सही भी है कि जो जवाब है स्पिरिचुअलिटी के, वो साइंस से रिलेट होकर के हमारे पास है, भारत के पास है। आइए यहाँ पर उस चीज को ग्रहण कीजिए। ये देखिए यूरोप से क्रिश्चियनिटी खत्म हो रही है बिकॉज जो आंसर्स होने चाहिए उन्हें एक बुक में नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा जो एक स्पिरिचुअल रेनेसांस जिसे हम कहते हैं, हम उसमें उनको फिजिकली अगर कोई वो है तो हम योग देते हैं। अगर उनको स्पिरिचुअल है तो वेद पुराण आदि हैं। उसके बाद अगर उनको हाँ सोशियोलॉजी के लिए कुछ चाहिए तो चाणक्य का अर्थशास्त्र आदि है। तो इस तरीके से हम हर
फेज ऑफ लाइफ के लिए एक सॉल्यूशन हम रखे हुए हैं, जिसको हम धीरे धीरे अपने आपके जैसे प्लेटफॉर्म से भी आगे बढ़ा रहे हैं कि आइए इसको लीजिए। और जो ये लोग लिमिट कर देते हैं कि भारतीय संस्कृति 5,000 साल पुरानी है, गलत है। 4,32,000 साल का तो कलयुग मानते हैं, उसके बाद उससे दुगना द्वापर, उससे तिगना त्रेता और 4 गुना सतयुग है। और इस चतुर्युगी भी 975 टाइम्स खत्म हो चुकी है। दिस इज द 976th टाइम वी आर डूइंग द सेम थिंग। तो हमारे पास इतना लंबा एक्सपीरियंस है इस चीज का, जो हमारे शास्त्रों आदि में लिखा हुआ है। इसका लाभ उठाइए इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो हर चीज का जवाब, जो घटना हो सकती है, हो चुकी है, और जो हो रही है, इन तीनों पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का आंसर यहाँ पर है, जो हम धीरे धीरे अवेलेबल करा रहे हैं। तो रियल लाइफ में आप इन गुरुओं के, महामंडलेश्वरों, शंकराचार्य, इन सबके पास जाइए, आपको वहां पे उत्तर मिलेगा। अगर आपको बहुत लंबे समय तक की खोज है तो आईआईटी जैसे प्लेटफॉर्म भी आराम से जो धर्म ग्रंथ हैं उनका ट्रांसलेशन और उनकी मूल प्रतियां इंटरनेट पे अवेलेबल करा रहे, वहां देख सकते हैं। और जो प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम कर्म कांड कहते हैं, हवन यज्ञ आदि, आइए उसकी भी शिक्षा है। जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी है, उसने शैविज्म पे एक कोर्स रख रखा है। इस तरह के कोर्सेस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ला रही हैं, जिससे आप वहां एज अ स्टूडेंट थोड़े लंबे समय के लिए उसको सीख करके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और जैसे यह हैदराबाद में एक वेद विद्यालय है, उन्होंने जो वैदिक फिजिक्स का डिस्प्ले किया है, 1 चम्मच घी से उन्होंने मशरूम क्लाउड बनाया है। अब ये जानने वाली बात है कि मशरूम क्लाउड जो न्यूक्लियर रिएक्शन के केस में ही आता है, तो 1 चम्मच घी यानी इतना कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन कराने की, लकड़ी को घिस के अरणी मतलब अग्नि उत्पन्न करने की विधा हमारे पास है। सिर्फ मंत्रों से अग्नि उत्पन्न करके लोगों ने दिखाया है, ये पॉसिबल है। तो ये सब चीजें जब, अब ये आपको जरूरत कब पड़ती है, जब आप कहीं जंगल में फंस जाते हैं। डे टू डे लाइफ में आपको इसकी जरूरत नहीं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये सारी चीजें सीखने और सिखाने के लिए गुरुकुल परंपरा को अब आगे ला रही है भारत सरकार, ताकि जो हमारे यहाँ अल्फा बीटा गामा तो सब लोग सिखा देते हैं, पर मुसीबत में पड़ने के बाद क्या करना चाहिए, ये हर बच्चे को आए, इसलिए गुरुकुल परंपरा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में आपके लिए सेफ्टी और गाइडलाइंस प्रोवाइड करें। ऐसी गाइडलाइंस दे कि जब आप जीवन में लो हैं, जैसे आपके पास कुछ भी नहीं बचा, तो ऐसे में कुशा, जो स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, कुशा के बेड पे मतलब घास के बेड के ऊपर बच्चों को सुलाया जाता है। तो आपका जीवन में सब कुछ खो गया, तब आप क्या करेंगे, सूखे पत्तों के ऊपर जब सोएंगे ना, तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपको आपका बचपन याद आएगा। लिंकिंग करता है ना ब्रेन। तो आपको अपना गुरुकुल याद आएगा, आप वापस अपने आप को रिवाइव करके खड़ा हो सकेंगे। तो लोएस्ट एप पे रह करके स्टेप बाय स्टेप जिंदगी को बनाना, ये गुरुकुल में सिखाया जाता। उस परंपरा को लेके आ रहे हैं, वेद शास्त्र पुराण को लेके आ रहे हैं, आयुर्वेद को लेके आ रहे हैं। जैसे एलोपैथ में बहुत सारी चीजों का कोई इलाज नहीं है, पर आयुर्वेद में है। तो इस तरीके से जीवन के हर भाग को हम टच करेंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। बस हमें आपका ध्यान चाहिए, पैसा भी उतना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, और ध्यान भी लोगों का आ रहा है इस ओर। हम चाहे भारतीयों की बात करें या फिर दुनिया भर में अलग-अलग देशों से लोग भारतीय संस्कृति की बात हो या धर्म की बात हो, आयुर्वेद, योग, हर तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है, लोग इस तरफ आ रहे हैं। और दुनिया भर में शास्त्रों की बात हो, उसको अलग-अलग लैंग्वेजेस में उन तक ट्रांसलेट कराकर अवेलेबल कराया जा रहा है। तो ये ध्यान की बात है कि लोग इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उनका ध्यान इस तरफ आ रहा है, तभी लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुँच पा रही हैं। और भारतीय संस्कृति जो लाखों सालों पुरानी है, वो इसीलिए आज तक ज़िंदा है, क्योंकि बहुत ऑर्गेनिक है और जिसमें सब समा जाते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की हम बात बार-बार करते हैं। तो ये सिर्फ़ हमारे लिए नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए है, जिसको हम परिवार मानते हैं। उमेश जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, जैसे मंजरी जी ने बताया था कि बहुत सारे धर्मगुरु आते हैं, धर्मगुरु की बहुत सारी संस्थाएँ भी होती हैं। भारतीय सरकार ने 3-4 साल पहले सोशल स्टॉक एक्सचेंज चालू किया था।
इसके अंदर अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनको कोई कार्य के लिए फंड चाहिए रहता है, तो ये उगा सकते हैं। मेरा मानना है कि हमारे जितने भी जो धर्मगुरु है, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको स्ट्रक्चर्ड करके इसको स्पिरिचुअल सोशल स्टॉक एक्सचेंज बना दीजिए। सर इनकी लिस्टिंग कराइए, ठीक है? तो एक तरह से आप इसको क्वांटिफ़ाई कर पाएँगे, मोनेटाइज़ कर पाएँगे, उसकी रियल वैल्यूएशन लोगों को मालूम पड़ेगी और जिस हिसाब से जितने फॉलोअर्स उन धर्मगुरुओं के होता है, उसी हिसाब से इनका जो स्पिरिचुअलाइज़ेशन जो बोलते हैं, मैं मार्केट कैपिटलाइज़ेशन नहीं बोलूँगा, मैं इसको बोलूँगा स्पिरिचुअलाइज़ेशन का जो इंडेक्स होता है, वो आगे बढ़ेगा। मेरा मानना है कि हमें इसको स्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। अगर हमने नहीं किया तो कहीं भी ना कभी ये आइडिया अगर अमेरिका अगर किन्होंने ले लिया तो फिर वो लोग चालू कर देंगे। आपको मालूम है कि नीदरलैंड में राम की करेंसी चल रही है, ठीक है? अ, वो लोग हमारे देश में हम लोग बात करते रहेंगे सेक्युलर और कम्युनल, वो लोग वहाँ पे एक चीज़ देखिए, अमेरिका इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडैप्टेबल सोसाइटी इन द वर्ल्ड। उनको अगर समझ में आ गया और उनको फ़ायदा नज़र आ गया, तो उसको अप्रोप्रिएट कर देंगे, अपने सारी रिसर्च इसमें ले जाएँगे। तो मेरा मानना है कि आप इसको पहले चालू करिए, जैसे रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग है, बाकी लोगों का बाबा रामदेव जी का भी है, पतंजलि है, सबको आप उसमें लिस्टिंग कराइए, जितने फॉलोअर्स होते हैं, जितने लोग उसको सपोर्ट करते हैं, उस हिसाब से स्पिरिचुअलाइज़ेशन भी करना ज़रूरी है। तो इस हिसाब से मैंने एक तरह से इसको वैदिक इकोनॉमिक्स की बात बोली है, इसको वैदिक अर्थशास्त्र की बात बोली है। तो भारत को अपना शास्त्रों के साथ उसका अर्थ का भी प्रभाव आगे दिखाना पड़ेगा और एक तरह से मेरे हिसाब से इसके द्वारा आप विश्व गुरु बनने के काबिल बन जाओगे क्योंकि अर्थ नहीं रहने से कोई आपको सुनता नहीं है। आपको लक्ष्मी, अर्थ और पावर भी उसी तरह से आता है और हमारे यहाँ पे इन लेफ्टिस्टों ने जिस हिसाब से जो डिमोनाइज़ करके रखा है कि आपके पास अगर अगर वेल्थ है, उसको डिमोनाइज़ करके रखा है। इस भ्रांतियों को भी फाइट करना हमारी हमें हमें अत्यंत आवश्यकता है। मुझे ये लगता है। जी, बिल्कुल और ये बात मैं अ, 2 लोग ऐसे जो बिज़नेस कम्युनिटी से आते हैं उनसे सुन रही हूँ। ऑफ कोर्स वेल्थ के बारे में ये मतलब थोड़ा मज़ाक हो गया, लेकिन बात सच है कि 2 अग्रवाल यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो पैसे के लिए ऐसा ही कुछ सुनने के लिए मिलेगा और जो बात सच भी है अगर हम विश्व गुरु की बनने की बात करते हैं, तो उसमें शास्त्र, अर्थ और अर्थशास्त्र दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है आगे बढ़ने के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा रही, काफ़ी सार्थक चर्चा रही। मंजरी अग्रवाल जी और उमेश अग्रवाल जी दोनों का आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम।